हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो एक बहुत ही पर्पसफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो जो क्रोमोसोम है उसमें मैंने आप लोगों को कल क्रोमोसोम के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम होते हैं, वायरल, बैक्टीरियल और यूकेरियोटिक, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल समझा दिया था। और मैंने आपको बैक्टीरियल क्रोमोसोम और यूकेरियोटिक क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होते हैं ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए थे। आज हम लोग क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, गुणसूत्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो जो क्रोमोसोम, कल भी मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम जो वर्ड है वो वाल्डेर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। और जो क्रोमोसोम होते हैं, उन क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है, जब हम एक मेटाफेज स्टेज में, मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो उस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में हमें बहुत सारी उसके अलग अलग स्ट्रक्चर से दिखाई देती है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन कैसे आता है? इसका क्वेश्चन ऐसा आता है, गुणसूत्र की संरचना को समझाइए, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो कल मैंने आपको बहुत ही शार्ट में बताया था कि टिपिकल जो मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम दिखाई देता है वो ऐसा दिखाई देता है। ये क्रोमोसोम की दो आर्म होती है जिनको क्रोमेटिड्स कहते हैं, और दोनों आर्म जो रहती है वो जिस पॉइंट पर जुड़ी रहती है उस पॉइंट को सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस क्रोमोसोम की ये डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन से पार्ट दिखाई देते हैं, सबसे पहले मैं आपको उनको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला जो आउटर मोस्ट थिन लेयर जो रहती है क्रोमोसोम की, उसको पेलिकल कहते हैं, ठीक है। फिर क्रोमोसोम की जो दोनों आर्म रहती है, उन आर्म के अंदर, जिनको हमने क्रोमेटिड कहा, उनके अंदर एक सबस्टेंस भरा रहता है। वो सबस्टेंस जो रहता है, उस सबस्टेंस को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? पेलिकल, फिर मैट्रिक्स, फिर क्रोमोसोम की दोनों आर्म होती है, उन दोनों आर्म को हम लोग क्रोमेटिड्स कहते हैं, ठीक है ना। और दोनों क्रोमेटिड्स जिस पॉइंट पर जुड़े रहते हैं उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर कहते हैं। फिर उसके बाद जो क्रोमोसोम की जो दोनों आर्म रहती है, क्रोमेटिड्स, वो पतले पतले थिन फाइबर से मिलकर बनी होती है। उन थिन फाइबर्स को हम लोग क्रोमोनीमेटा कहते हैं। फिर क्रोमोनीमेटा की आउटर मोस्ट जो लिमिटिंग लाइन होती है उसको क्रोमोनेमा कहते हैं। फिर क्रोमोनेमा के ऊपर बीट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। उन बीट लाइक स्ट्रक्चर को, उन दाने जैसी रचना को क्रोमोमियर्स कहते हैं। उन्हीं क्रोमोमियर्स को 1909 में जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने जीन्स की संज्ञा दी थी। क्या नाम दिया था उनको? जीन्स। तो मैंने कल भी बताया था कि हु गिव द टर्म जीन्स, जीन्स शब्द किसने दिया था? तो जोहानसन ने दिया था 1909 में, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्रोमोसोम की, जैसे ये दोनों आर्म है, इन दोनों आर्म जिस पॉइंट पर जुड़ती है उसको सेंट्रोमियर कहा था। तो जहां पे वो सेंट्रोमियर पे जुड़ती है उस पे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। कुछ क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के बियॉन्ड एक और कंस्ट्रिक्शन होता है जिसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन या द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। फिर क्रोमोसोम की जो दोनों आर्म रहती है उनके जो डिस्टल एंड्स रहते हैं, उनके जो दूरस्थ सिरे होते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम की ये आर्म और ये आर्म, तो ये इनका जो डिस्टल एंड है, इन डिस्टल एंड्स को हम लोग टीलोमियर्स कहते हैं। कुछ क्रोमोसोम में टीलोमियर के भी अलावा एक स्पेशल टाइप का और रीजन सिचुएटेड होता है जिसको सैटेलाइट कहते हैं, जिसको सामान्य शॉर्टकट में सेट कहते हैं, SAT, साइनो एडिनो थाइमिडीन, उस रीजन का पूरा नाम होता है। तो ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अलग अलग पार्ट्स हो गए। पहला पार्ट क्या था? पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमेटिड्स, क्रोमोनीमेटा, क्रोमोमियर्स, सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, टीलोमियर और सैटेलाइट। ये सारी स्ट्रक्चर्स हमें क्रोमोसोम के अंदर दिखाई देती है। अब उसका हम लोग डायग्राम बना के समझते हैं कि क्रोमोसोम वास्तव में मेटाफेज क्रोमोसोम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम उसे देखते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम किस टाइप के दिखाई देते हैं। ये जो मैंने आपको अभी बताया,
ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग एक डायग्राम के रूप में समझते हैं। तो उसका डायग्राम बनाते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको पूछते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि क्रोमोसोम जो है, उस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर का जो सबसे डिस्टल एंड होता है उसको क्या कहते हैं, तो ये भी पूछते हैं, इसको टीलोमियर कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रोमोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर बना रहे हैं आज। ठीक है, यहाँ पे सबस्टेंस भरा रहता है इसमें, ये है ना। ये सबसे जो पार्ट होता है इसको पेलिकल कहते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर ये सबस्टेंस भरा होता है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में बहुत सारे आयंस होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद ये जो थ्रेड है इनको बोलते हैं क्रोमोनीमेटा। फिर उसके बाद इन क्रोमोनीमेटा के ऊपर बीड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमोमियर्स, है ना। फिर ये जो दोनों आर्म हैं, इन दोनों आर्म को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिड्स। जहां पर ये दोनों आर्म अटैच रहती है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और यहाँ पर इस सेंट्रोमियर पे जहाँ पर ये दोनों आर्म जुड़ती है इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, फिर ये क्रोमोसोम के जो डिस्टल एंड है, इन डिस्टल एंड को टीलोमियर कहते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ क्रोमोसोम में टीलोमियर के अलावा भी एक और रीजन प्रेजेंट होता है, उस रीजन को हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, ये ऐसी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, डायग्राम ऐसा बनता है। ये सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, इसकी कवरिंग लेयर होती है, इसको पेलिकल कहते हैं। इसके अंदर ये सबस्टेंस भरा है, इस सबस्टेंस को मैट्रिक्स कहते हैं। इन दोनों आर्म को क्रोमेटिड्स कहते हैं। फिर ये ईच क्रोमेटिड मतलब दोनों क्रोमेटिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रोमोनीमेटा कहते हैं। फिर इन क्रोमोनीमेटा की भी जो आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, उसको क्रोमोनेमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रोमोनेमा। और इस क्रोमोनेमा पे दाने जैसी स्ट्रक्चर अपीयर होती है जिनको क्रोमोमियर्स कहते हैं। इन्हीं क्रोमोमियर्स को बाद में जाकर साइंटिस्ट लोगों ने जीन्स नाम दिया था। फिर दोनों आर्म जिस पॉइंट पर अटैच होती है उस पॉइंट को सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर को ही काइनेटोकोर भी कहते हैं, है ना। ओके, और जहां पर ये दोनों आर्म अटैच होती वहां पर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बनता है। और कुछ क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के बियॉन्ड ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है। ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी पाया जाता है। और क्रोमोसोम के जो डिस्टल एंड होते हैं, इन डिस्टल एंड्स को टीलोमियर कहते हैं। ठीक है ना। और कुछ क्रोमोसोम में सैटेलाइट भी पाया जाता है। जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट होता है उसको
सेट क्रोमोसोम कहते हैं। और इस सेट का पूरा नाम होता है साइनो एडिनो थाइमिडीन। ऐसा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देती है। और इस सेंट्रोमियर जो है ये सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है और इस सेंट्रोमियर की जो नंबर है, इसके आधार पर क्रोमोसोम को क्लासिफाइड करते हैं। इसका अलग से क्वेश्चन बनता है। इसका एक क्वेश्चन आता है कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम के प्रकार बताइए। 11th में भी आता है और 12th में भी आता है। मतलब ये कॉमन है, ये क्रोमोसोम की का जो टॉपिक ये 11th में भी है और आपको 12th में भी है। और 11th क्लास में भी अनेक बार क्वेश्चन आया कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम के प्रकार लिखिए। और 12th क्लास में भी आता है कि सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम के प्रकार समझाइए। एक राइट द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो रहता ना, उसमें एक आर्म होती है और उस एक आर्म के ऊपर ऐसा आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। ये एक ही आर्म होती है, एक क्रोमेटिड, उसके ऊपर ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। ये टीलोसेंट्रिक है। फिर होता है एक उसमें एक सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर में एक आर्म बहुत छोटी होती है और एक आर्म जो रहती है वो काफी बड़ी होती है। इस क्रोमोसोम को बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या कहते हैं इसको? एक्रोसेंट्रिक। फिर तीसरा जो टाइप होता है उसमें दोनों आर्म के बीच में सेंट्रोमियर होता है। एक आर्म जो रहती है वो काफी मीडियम साइज की होती है, मतलब ना तो बड़ी होती है ना छोटी होती है। और जो दूसरी आर्म रहती है वो इस छोटी आर्म से बड़े साइज की होती है। इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं इसको? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब एक आर्म मीडियम साइज की और एक आर्म बड़े आकार की होती है और दोनों के बीच में ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। और जो तीसरा टाइप होता है, चौथा टाइप जो रहता है जिसमें दोनों आर्म, दोनों जो भुजाएं रहती हैं वो दोनों भुजाएं मतलब दोनों क्रोमेटिड्स जो रहते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं, बिल्कुल बराबर आकार के होते हैं। इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। तो हमारी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बार बार कह रहा हूं मैं, ये बहुत बेसिक चीज है ये। मतलब आप भले डॉक्टर बने चाहे नहीं बने, नीट की तैयारी करो चाहे मत करो, अगर तुम कोई सी भी परीक्षा, भर्ती परीक्षा में बैठोगे, पुलिस की, पटवारी की, कलेक्टर की, कोई सी भी यूपीएससी, एमपीपीएससी, सब में एक क्वेश्चन आता है। जनरल नॉलेज का प्रश्न है ये कि इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी, 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसको दिमाग के अंदर गांठ बांध के फिट कर लो, ठीक है ना। और ये 23 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। 22 जोड़ी होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। और लास्ट जो पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। फीमेल के अंदर एक्स एक्स होते हैं और मेल के अंदर एक्स वाई होते हैं, ठीक है ना। तो 22 जोड़ी तो हमारे अंदर ऑटोसोम है जो हमारे सोमेटिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं, हमारे दैहिक लक्षणों को प्रकट करते हैं। इनके लिए इनको दैहिक गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। और जो लास्ट पेयर है, मेल के अंदर एक्स वाई और फीमेल के अंदर एक्स एक्स, ये सेक्स क्रोमोसोम या हेट्रोसोम कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे मेल है तो उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। जब इन 23 पेयर क्रोमोसोम का मैप बनाया गया, मतलब वो एक सेल के अंदर इन 23 जोड़ी क्रोमोसोम को उन्होंने उनका साइटोलॉजिकल स्टडी करी, मतलब इनको साइटोलॉजिकल स्टडी करी और इनका मैप तैयार किया। उस मैप को कैरियोग्राफ या इडियोग्राफ कहते हैं। वो साइटोलॉजिकल टेक्निक से और स्टेनिंग टेक्निक से बनाते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि क्रोमोसोम को बेसिक स्टेन से स्टेन करते हैं, मतलब क्षारीय अभिरंजकों से उनको मतलब स्टेन करते हैं। उन क्षारीय अभिरंजकों में मैंने कल भी आपको बताया था, आपका मिथिलीन ब्लू है, आपका सेफ्रेनिन है, ठीक है ना, क्रिस्टल वायलेट है, ये बेसिक डाइज होती है।
इन बेसिक डाई से जब हम इन क्रोमोसोम का मैप तैयार करते हैं, मानचित्र तैयार करते हैं, जिसको हम लोग कैरियोग्राफ या इडियोग्राफ कहते हैं, तो आपकी अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी में चारों टाइप के क्रोमोसोम दिखेंगे। ये 46 में चारों टाइप के मिल जाए। अब आप बोलोगे 46 में 4, तो 46 में 4 का मतलब है कि कुछ क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक होंगे, कुछ एक्रोसेंट्रिक होंगे, कुछ सब मेटासेंट्रिक होंगे और कुछ मेटासेंट्रिक होंगे। मतलब मान के चलो 46 में से 10 मेटासेंट्रिक है, 12-15 सब मेटासेंट्रिक है, कुछ एक्रोसेंट्रिक है और कुछ टीलोसेंट्रिक है। और इनमें भी फिर सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक में भी वेरिएबिलिटी होती है। हालांकि ये थोड़ा सा हाई लेवल की चीजें हैं, बट अब आपको समझा रहे तो समझ ही लो कि इसमें सब मेटासेंट्रिक में भी मीडियम साइज के भी होते हैं और लार्ज साइज के भी होते हैं। सब मेटासेंट्रिक में भी मीडियम साइज का भी होता है और लार्ज साइज का भी होता है। मीडियम साइज का मतलब मीडियम साइज सब मेटासेंट्रिक, लार्ज साइज सब मेटासेंट्रिक और मीडियम साइज मेटासेंट्रिक और लार्ज साइज मेटासेंट्रिक, ऐसा हमारे अंदर होता है। और जो क्रोमोसोम का ये जो मैप बनाते हैं, जो मानचित्र बनाते हैं, इस मानचित्र को कैरियोग्राफ या इडियोग्राफ कहते हैं। तो ये भी कभी कभी 12th क्लास में पूछ लेते हैं कैरियोग्राफ क्या है। तो कैरियोग्राफ की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, जब हम क्रोमोसोम को बेंडिंग तकनीक से या स्टेनिंग तकनीक से जब स्टेन करते हैं तो उनका जो मैप तैयार होता है, जो उनका मानचित्र तैयार होता है, इस मानचित्र को, इस मैप को कैरियोग्राफ या इडियोग्राफ कहते हैं। इस कैरियोग्राफ और इडियोग्राफ से क्या एडवांटेज है, इससे एडवांटेज होता है कि हम पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर किस टाइप के क्रोमोसोम हमारे बॉडी के, हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सब मेटासेंट्रिक होते हैं, मेटासेंट्रिक होते हैं, एक्रोसेंट्रिक होते हैं, टीलोसेंट्रिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनेकों बार ये परीक्षा के अंदर पूछा गया है। और फिर मैं आपको डबल से मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए डबल समझा रहे। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम के प्रकार समझाइए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो इसके आधार पर आप ऐसा लिखेंगे, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक, ठीक है। फिर ये तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर था। इस सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर भी क्रोमोसोम के टाइप होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं, जो जनरली नहीं पूछते, बट यू शुड हैव ए नॉलेज ऑफ दैट, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। कैसे होगा, जैसे एक होता एसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब जब सेंट्रोमियर एब्सेंट होता क्रोमोसोम में। एक होता मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक मतलब जैसे ये, इसमें दोनों आर्म के बीच में एक सेंट्रोमियर मौजूद है, तो ये कहलाएगा मोनोसेंट्रिक। डाइसेंट्रिक मतलब 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट होंगे दोनों आर्म के बीच में या दोनों के आगे पीछे, ठीक है ना। फिर उसके बाद होता, जब 2 से ज्यादा होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक, ठीक है ना। और एक वो जो होता है वो होता है डिफ्यूज्ड या होलोसेंट्रिक, मतलब पूरे क्रोमोसोम की आर्म पर सेंट्रोमियर ही सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड या होलोसेंट्रिक। तो सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर क्रोमोसोम कितने प्रकार के हो गए आपके, 5 प्रकार के। एक तो हो गया आपका एसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और लास्ट में डिफ्यूज्ड या होलोसेंट्रिक। ये हमारा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स थी। इसके क्या फंक्शन होते हैं कल समझा दिए थे। क्रोमोसोम हमारे अंदर अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम इनहेरिटेड द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। फिर उसके बाद क्रोमोसोम का क्या फंक्शन होता है, क्रोमोसोम हमारे जीनोटाइप और फिनोटाइप का निर्धारण करते हैं। क्रोमोसोम डिटरमाइन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा क्रोमोसोम, मैंने जैसे कहा, क्रोमोसोम डीएनए, आरएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। मतलब क्रोमोसोम का अगर आप केमिकल नेचर मुझसे पूछोगे क्रोमोसोम काय से मिलके बना है, तो क्रोमोसोम 3 चीजों से मिलके बना होता है, डीएनए, आरएनए और न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है ना। तो
क्रोमोसोम में डीएनए भी है, आरएनए भी है, न्यूक्लियोप्रोटीन भी है। और आप सभी को मालूम है डीएनए हमारी पूरी बॉडी को, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उन सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को लगभग लगभग डीएनए ही रेगुलेट करता है। तो क्रोमोसोम का एक फंक्शन क्या हो गया कि ये हमारी कार्य की क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं, मतलब दे रेगुलेट या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। और इसके अलावा ये हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं, दे डिटरमाइन अवर सेक्स, ठीक है ना, स्पेशली सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, ठीक है ना। तो ये हमारा आज क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर थी और उसके फंक्शन थे, और क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर की पोजीशन और सेंट्रोमेयर की संख्या के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, वर्गीकरण पढ़ा। तो ये आज आपका एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक जहाँ पे क्रोमोसोम अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इसके आगे की चीज़ें हम अगली बार पढ़ेंगे। जिस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक पहुँचाएं, खासकर जो आपके मित्र हैं, आपकी सहेलियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उनको बच्चों को मिल नहीं पा रहा है। मैंने कहा ना, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी लोग आपको मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, और मैं मानता हूँ मेरे से ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं। बट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 11th-12th लेवल पे, वो 11th-12th लेवल का जो मटेरियल है वो मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ द बेस्ट है। समझ में आया कि नहीं? तो आप लोग इसको अधिक से अधिक उन बच्चों को पहुँचाएं जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है। ओके, ऑल द बेस्ट।